एक शानदार दावत में मेफू चुपके से वेल्स के साथ साया के बारे में बात करती है। बेहद गंभीर दिखते हुए वो अपने पूर्व मंगेतर के चरित्र का पूरी तरह से विश्लेषण करती है। उसे साया का कोमल स्वभाव याद आता है, जैसे कि खुशी खुशी बुजुर्गों की मदद करना और जानवरों की देखभाल करना। लेकिन वो इन गुणों को भोलापन, मूर्खता, जल्दबाजी और अंततः कमजोरी मानकर खारिज कर देती है। मेफू इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि साया में परिवार के मुखिया बनने के लिए जरूरी बेरहमी की पूरी तरह से कमी है, और वो उसे महज एक बेकार रईस ज्यादा मानती है जो वेल्स की तुलना में कहीं भी नहीं ठहरता। वो कहती है कि वेल्स में बेरहमी का एक जरूरी और महत्वपूर्ण गुण है जिसकी साया में साफ तौर पर कमी है। वेल्स मुस्कुराता है और अपने भाई के बारे में उसकी इस कठोर राय को अपने लिए एक तारीफ के तौर पर खुलेआम स्वीकार करता है। अपनी वाइन पीते हुए वेल्स तर्क देता है कि कोई भी अपने वारिस के तौर पर किसी मूर्ख को नहीं चाहेगा। ये एक व्यावहारिक सच्चाई है जिसे चतुर बायूशा परिवार जरूर समझता होगा। वो आगे कहता है कि भले ही वे मूर्खता से साया का साथ देने का फैसला कर लें, लेकिन उनकी सबसे करीबी सेनाएं 6 स्टार सेक्टर दूर हैं, जिससे वे तुरंत मदद करने में पूरी तरह से बेकार साबित होंगे। पास में जमा हुए कुछ प्रतिष्ठित बुजुर्गों के समूह की ओर इशारा करते हुए वेल्स दावा करता है कि उनमें से 80% से अधिक लोगों ने पहले ही उसके दावे का समर्थन कर दिया है। उसे पूरा भरोसा है कि वे इतने बुजुर्ग और नासमझ नहीं हैं कि साया को सत्ता संभालने दें, भले ही वो वहां मौजूद क्यों न हो। वो दृढ़ता से कहता है कि परिवार का भविष्य किसी अयोग्य और असफल व्यक्ति के हाथों में सिर्फ इसलिए नहीं सौंपा जा सकता क्योंकि वो जन्म के क्रम में बड़ा है। तीव्र महत्वाकांक्षा से भरकर वेल्स अपने वाइन का गिलास मसलकर तोड़ देता है। उसकी तेज लाल रंग में हिंसक रूप से चमकती है और वो पूरे जोश के साथ घोषणा करता है कि लर्सिस परिवार का नेतृत्व करने के लिए सिर्फ वही योग्य है। मेफू धीरे से वेल्स के हाथों को थामकर उसकी उमड़ रही भावनाओं को शांत करती है। उसे भरोसा दिलाती है कि साया का अच्छा समय जल्द ही खत्म हो जाएगा और वादा करती है कि वो अपने पूर्व मंगेतर को पूरी तरह से निपटा देगी। वेल्स उसे अपने करीब खींचता है और उससे कहता है कि अब उसे अपने भाई को खोजने में अपनी कोई भी कोशिश बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। एक दुष्टता भरी मुस्कान और अपने चारों ओर घूमती गहरी बैंगनी रंग की ऊर्जा के साथ वेल्स खुलासा करता है कि उनका सम्मानित रईस वादा खुद चलकर उनके हाथों में आ गया है। मेफू प्रवेश द्वार की ओर देखती है। जब वो कुछ अनचाहे मेहमानों को आते हुए देखती है तो उसके चेहरे के हाव भाव और भी तीखे हो जाते हैं। साया और तांगडुन बड़े ही शानदार अंदाज में दावत हॉल में प्रवेश करते हैं, जिससे वहां मौजूद सभी रईसों का ध्यान उनकी ओर खिंच जाता है। वे सब चुपचाप हटकर उन्हें रास्ता दे देते हैं। चलते चलते साया बेहद तनावग्रस्त और घबराया हुआ दिखाई देता है, जो तांगडुन के साम्य और प्रभावशाली व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत है। साया का चेहरा सख्त हो जाता है, अपने परिवार के साथ होने वाले अपरिहार्य टकराव को लेकर गंभीर आशंका से। अपने मित्र की घबराहट को देखकर तांगडुन खुशी से साया के कंधे पर थपथपाता है और उसे आराम करने की सलाह देता है। वो सहजता से तर्क देता है कि एक साधारण भोज अंतरिक्ष के घातक युद्ध क्षेत्रों से अधिक खतरनाक नहीं हो सकता। साया के जीवित रहने का विश्वास दिलाते हुए वो उसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि डरने की कोई बात नहीं है। साया क्षण भर के लिए अवाक रह जाता है। अपने अंगरक्षक के इतने नाजुक राजनीतिक माहौल में इतने आरामदेह रवैये से पूरी तरह से चिढ़कर थोड़ी दूरी से देखते हुए पियर गर्मजोशी से मुस्कुराती है, अपने भाई और उसके वफादार मित्र के बीच बढ़ते हुए इस सुखद तालमेल से बेहद खुश है। दोनों व्यक्ति अचानक रुक जाते हैं क्योंकि उनका रास्ता रोकने वाला कोई व्यक्ति उनके सामने आ जाता है। साया ऊपर देखती है तो उसे वेल्स और मेफू एक साथ खड़े नजर आते हैं, जो यूनाइटेड होकर एक घमंडी और अहंकारी भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। वो तनाव से अपने भाई और अपनी पूर्व मंगेतर को पहचानती है। मेफू के चेहरे पर एक दुष्ट व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल जाती है जब वो ठंडे लहजे में आश्चर्य व्यक्त करती है कि साया वास्तव में अपने जानलेवा हमले से बच गई। साया के बगल में सुरक्षात्मक रूप से खड़े उस विशाल योद्धा को देखकर वो शांत भाव से कहती है कि खतरनाक युद्ध क्षेत्र में उसका निर्वासन पूरी तरह से व्यर्थ नहीं गया। अपने विश्वासघातियों को देखकर क्रोध से भरी बेहद तनावग्रस्त साया गुस्से से उन्हें घूरते है और पूरी तरह चुप रहती है। विनम्रता का दिखावा करते हुए वेल्स मेफू से कहता है कि वो वास्तव में बहुत खुश है कि साया ने आज आने का फैसला किया। फिर वो आत्मविश्वास से अपनी उंगलियां चटकाता है और कमरे का ध्यान अपनी ओर खींचता है। तेज आवाज भोज में आए मेहमानों की निगाहें उसकी ओर जाती हैं।
ऊंची आवाज में बोलते हुए वेल्स ने साया को बड़े ही संशय से संबोधित किया और कहा कि वे कभी बेहद करीबी दोस्त थे और अगर साया इतने खुशी के मौके पर मौजूद नहीं होती तो कितना अफसोस होता। फिर वेल्स ने सहजता से अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ा और आदरपूर्वक पायर का अभिवादन करते हुए उन्हें बायू और अचीर परिवार का सुंदर फूल बताया। अपनी औपचारिक पोशाक में सजी धजी पायर ने शांत भाव से चुपचाप उनके अभिवादन का जवाब दिया। टैंगडुन को अपने पीछे खड़ा देखकर साया घबराहट से पसीने से भीग जाती है और अपने दांत भींच लेती है। उसे निराशा के साथ ये एहसास होता है कि वेल्स तो पहले से ही बड़े आराम से परिवार के निर्विवादित उत्तराधिकारी की तरह बर्ताव कर रहा है। अचानक साया को भीड़ में एक जानी पहचानी शक्ल दिखाई देती है और उसका चेहरा बेहद राहत और खुशी से खिल उठता है। वो बड़े उत्साह से एल्डर बोसी को आवाज देता है और खुशी खुशी बताता है कि वो जिंदा बच गया है और आखिरकार घर लौट आया है। साया को याद है कि एल्डर बोसी परिवार के वो बुजुर्ग थे जो उस पर सबसे ज्यादा प्यार लुटाते थे, एक ऐसा इंसान जो कभी उसके दिवंगत पिता के सबसे भरोसेमंद दाहिने हाथ थे। साया की हिम्मत का एक बड़ा हिस्सा दावत में शामिल होने की उसकी इच्छा इस गहरी उम्मीद से पैदा हुई थी कि बोसी जैसे वफादार बुजुर्ग चुपके से उसका इंतजार कर रहे होंगे ताकि वो अपनी सही जगह वापस पा सके। हालांकि बुजुर्ग बोसी का चेहरा पूरी तरह से ठंडा और सख्त बना रहा। उस नौजवान को घूरते हुए बुजुर्ग ने साफ कह दिया कि साया को कभी वापस नहीं आना चाहिए था। इस कठोर स्वागत से वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। हाथ उठाकर उसे नजरअंदाज करते हुए बुजुर्ग बोसी ने उसे एक जबरदस्त झटका दिया। उसने ऐलान किया कि साया अब वहां रहने के लायक नहीं है और बताया कि बुजुर्गों की परिषद ने 3 दिन पहले ही आधिकारिक तौर पर वोट देकर उसे परिवार के रजिस्टर से पूरी तरह से निकाल दिया है। साया पूरी तरह से हैरान और पीला पड़ गया। अपने सबसे भरोसेमंद बुजुर्ग द्वारा किए गए इस सबसे बड़े धोखे से वो सदमे में था। आसपास मौजूद रईस रहमान तुरंत ही आपस में कानाफूसी करने लगे। वे ये देखकर हैरान थे कि जिसे मरा हुआ माना जा रहा था वो मुख्य वारिस असल में जिंदा है और उनके सामने मौजूद है। वे बेसब्री से उस बड़े राजनीतिक ड्रामे का इंतजार कर रहे थे जो उनके सामने खुलने वाला था। वेल्स जोर से घमंडी हंसी हंसा और साया का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि वो भला कैसे जीत सकता है जबकि मेहमान, बुजुर्ग और परिषद सभी पहले से ही उसके काबू में हैं। उसकी बेइज्जती को और बढ़ाते हुए बुजुर्ग बोसी ने ठंडे अंदाज में हाथ हिलाया और पहरेदारों को हुक्म दिया कि वे साया को घसीट कर ले जाएं और दावत खत्म होने तक उसे कैद में रखें ताकि वो बाद में उससे निपट सकें। जब पायर आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो 2 बख्तराबंद पहरेदार तुरंत अपनी बाहें फैलाकर उसका रास्ता रोक लेते हैं, जिससे वो साफ तौर पर हैरान रह जाती है। बुजुर्ग बोसी पायर को सख्त चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि बायूशा परिवार में उसका ऊंचा रुतबा होने के बावजूद उसे लरसास परिवार के अंदरूनी मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। वो उसे सलाह देते हैं कि अगर वो निकाले जाने से बचना चाहती है तो चुपचाप तमाशा देखती रहे। साया को धोखे की वजह से पूरी तरह से सुन्न पड़ा देखकर वो ये बात कहते हैं। तांगडुन अपने दोस्त से जोर देकर कहता है कि वो इस सदमे से बाहर निकले और ऐलान करता है कि अब उसे आगे बढ़कर जबरदस्ती वहां से निकलने का रास्ता बनाना होगा। हालांकि इससे पहले कि तांगडुन कुछ कर पाता, अचानक एक शक्तिशाली अदृश्य ताकत ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे उसका विशाल शरीर डर के मारे जमीन से ऊपर उठ गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वहां कोई और माहिर व्यक्ति भी मौजूद है। उसने हमलावर के दबाव भरे औरे को पहचान लिया, जो कि एक जबरदस्त लेवल 13 के माहिर का था। हमलावर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर वू थे, जो एक अंधे मार्शल आर्टिस्ट थे जिन्होंने नारंगी रंग का चोगा पहना हुआ था और लरसास परिवार की सेवा करते थे। बस एक हाथ उठाकर वो आसानी से लेवल 12 के बॉडीगार्ड को काबू कर लेते हैं। जैसे ही गार्ड उसे जबरदस्ती पकड़कर रोकते हैं, संघर्ष करता हुआ साया अपनी किस्मत को कोसता है। उसे अपने दिवंगत पिता की बात याद आती है कि परिवार हर साल एक लेवल 13 के मार्शल एक्सपर्ट को रखने के लिए कितनी बड़ी रकम खर्च करता था। उसे कड़वी सच्चाई का एहसास होता है कि अब इसी अंतिम हथियार का इस्तेमाल उसे पकड़ने के लिए किया जा रहा है। नीचे काबू में आए साया को देखते हुए वेल्स इतराता है कि वो असल में चाहता था कि उसका भाई उसकी सत्ता पर शानदार चढ़ाई का गवाह बने, और नकली हमदर्दी दिखाते हुए कहता है कि अब साया को ये मौका नहीं मिलेगा। एक गार्ड के हाथ से अपना सिर जमीन पर दबाए जाने पर निराश साया चुड़ैल यिन की भविष्यवाणी पर सवाल करता है। वो अपनी बेवकूफ़ी को कोसता है कि उसने किसी महान किस्मत पर भरोसा किया, जबकि वो उसे सीधे एक ऐसे जाल में ले गई जिससे निकलना नामुमकिन था। अचानक नज़ारा बदलकर ग्रह के ठीक बाहर अंतरिक्ष की विशालता में पहुंच जाता है, जहां ब्रह्मांड के ताने बाने में एक विशाल चमकती हुई दरार खुल जाती है। एक बहुत बड़ा शानदार सफ़ेद अंतरिक्ष यान उस चमकते हुए नीले पोर्टल से बाहर निकलता है, जिससे पूर्ण सत्ता का आभास होता है। वो विशाल यान सीधे ग्रह के वायुमंडल में उतरता है और उसका भारी भरकम ढांचा लरसास के पारिवारिक महल पर एक गहरा और भारी साया डालता है। बैंक्वेट हॉल के अंदर मेहमान बालकनियों की ओर भागते हैं और आसमान को ढक लेने वाले उस विशाल जहाज
जहाज को विस्मय और आतंक से ऊपर देखते रहते हैं, ये सोचते हुए कि आखिर ऐसे जहाज को कौन चला सकता है। मिस्टर वू का शांत व्यवहार पूरी तरह से घबराहट में बदल जाता है। पसीने से तरबतर वो जहाज को पहचान लेते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि ये स्टेलर कमांडर का निजी जहाज है, जिसका मतलब है कि इस तारामंडल क्षेत्र का सर्वोच्च राजा खुद यहाँ आया है। ऐसे महान और शक्तिशाली व्यक्ति के अकल्पनीय आगमन पर रईसों की पूरी भीड़ पूरी तरह से सदमे और अविश्वास में डूब जाती है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें